हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे परागकोश का स्फुटन कि परागकण का जब निर्माण होता है परागकोश के अंदर और जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो किस तरीके से परागकोश का स्फुटन होता है और परागकण क्या होते हैं बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से हम सबसे पहले देखेंगे कि जो परागकण होता है परागकण परिपक्व होने के बाद परागकोश का क्या होता है परिपक्वन होता है। उस दौरान जो परागकोश होता है उसकी भित्तियों में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि परागकणों के परिपक्वन के दौरान परागकणों के परिपक्वन के दौरान परागकोश की भित्तियाँ जो होती हैं परागकोश की भित्तियों में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो मध्य स्तर है जो टेप्टम है तो मध्य स्तर के द्वारा जो भोज्य पदार्थ संश्लेषित किया जाता है उसे टेप्टम क्या करता है अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण जो मध्य परत होती है वो क्या होती है नष्ट हो जाती है। तो सर्वप्रथम मध्य स्तर टेप्टम द्वारा खाद्य पदार्थ अवशोषित कर लेने के कारण यहाँ पर देखेंगे कि सर्वप्रथम मध्य स्तर टेप्टम द्वारा खाद्य पदार्थ अवशोषित कर लेने के कारण नष्ट हो जाती हैं। कर लेने के कारण क्या होती हैं नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो मध्य स्तर होता है वो क्या होता है एक परिपक्व परागकोश में दिखाई नहीं देता है। वो जब टेप्टम के द्वारा भोजन अवशोषित कर लिया जाता है तो मध्य परत क्या होती है नष्ट हो जाती है। आगे हम देखते हैं परिवर्धन के दौरान एंडोथीसियम की कोशिकाओं की अरीय व आंतरिक भित्तियां सेल्यूलोज के रेशों के द्वारा स्थूलित होकर के मोटी हो जाती है। अभी मैंने जब परागकोश की संरचना के बारे में बताया था तो उसमें बताया गया था कि सेल्यूलोज की जो परतें होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं एंडोथीसियम के ऊपर। तो इस तरीके से एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं सेल्यूलोज के रेशों के द्वारा स्तरित होकर के मोटी हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि टेप्टम की कोशिकाएं भी क्या होती हैं जब भोजन दे देती हैं परागकण को लघु बीजाणुधानी को तो भी क्या होती हैं नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ देखेंगे कि टेप्टम की कोशिकाओं में जब यूविस्ट बॉडी का निर्माण हो जाता है तो परागधानी की गुहा में लघु बीजाणुओं के निर्माण के साथ टेप्टम भी नष्ट हो जाती है। यहाँ पर अगर देखेंगे टेप्टम की कोशिकाएं जब नष्ट हो जाती हैं नष्ट होने से पहले यूविस्ट बॉडी का निर्माण करती हैं और उसके बाद ये यूविस्ट बॉडी कहाँ चली जाती हैं यूविस्ट बॉडी चली जाती हैं लघु बीजाणुओं के निर्माण में और साथ ही साथ इस प्रकार से टेप्टम क्या होती है नष्ट हो जाती है। अब देखेंगे यूविस्ट बॉडी क्या होती है। अगर हम यूविस्ट बॉडी की बात करेंगे तो जो यूविस्ट बॉडी है ये मुक्त होकर के लघु बीजाणुओं की वाह्य चोल का क्या करती है निर्माण करती है, क्योंकि जो वाह्य चोल होता है परागकण का जो वाह्य चोल होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है। किसका बना होता है स्पोरोपोलिन का बना होता है। तो यही बनाने का क्या करता है यूविस्ट बॉडी से ही इसका क्या होता है निर्माण होता है। इस परागकोश के बाह्य आवरण के रूप में अधिचर्म और एंडोथीसियम शेष रह जाती है। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या रह जाता है अधिचर्म और एंडोथीसियम क्या होती है दो ही परतें। एक परिपक्व परागकोश की बात करेंगे तो दो ही परतें क्या होती हैं शेष दिखाई देती हैं। अगर एक परिपक्व परागकोश की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होती हैं दो ही परतें शेष दिखाई देती हैं, एक तो अधिचर्म और दूसरी जो होती है यहाँ पर एंडोथीसियम। तो अंतःचोल जो अंतः स्तर होता है और जो बाह्य स्तर होता है दो ही स्तर होते हैं। मध्य परत भोजन देने के बाद टेप्टम को नष्ट हो जाती है, उसके बाद टेप्टम स्वयं नष्ट हो जाती है, यूविस्ट बॉडी का निर्माण करती है और ये यूविस्ट बॉडी क्या होता है लघु बीजाणु के बाह्य चोल का निर्माण करने में भाग लेते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। आगे हम देखेंगे कि जब एक परिपक्व परागकोश की बात करते हैं तो परिपक्व परागकोश में जो चार धानियाँ होती हैं उन चार धानियों में से अगर आप देखेंगे परिपक्व परागकोश में तो दो दो धानियाँ ही आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि एक परिपक्व परागकोश की एक परिपक्व परागकोश की प्रत्येक पाली की दोनों परागधानियाँ परस्पर जुड़कर एक ही परागधानी का निर्माण कर लेती हैं। यहाँ पर देखेंगे एक ही परागधानी का निर्माण कर लेती हैं। इस प्रकार परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट में केवल दो ही परागधानी यहाँ पर दिखाई देती है। तो अगर हम देखेंगे कि जो परागकोश होता है परागकोश में चार परागधानियाँ दिखाई देती हैं। तो जो अगर परिपक्व परागकोश की बात करते हैं तो इसमें क्या होती हैं चार में से क्या होती हैं दो ही धानियाँ क्या होती हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, क्योंकि एक
जो भाग होता है, एक भाग में जो दो धानियाँ होती हैं वो परस्पर मिलकर के क्या होती हैं, एक हो जाती हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे हम इस तरीके से कि जो दो धानियाँ होती हैं, ये दो धानियाँ क्या होती हैं, परस्पर जुड़ करके एक हो जाती हैं। तो एक परागधानी इधर दिखाई देती है, दूसरी परागधानी इधर दिखाई देती है। आगे हम देखते हैं कि परागकोश का स्फुटन किस मौसम में होता है। तो देखेंगे कि परागकोश का स्फुटन शुष्क मौसम में होने से एंडोथीसियम की कोशिकाओं से जल की हानि होती है, क्योंकि आर्द्रता ग्राही होती हैं। अब जब अगर परागकोश के स्फुटन की ही बात करते हैं तो परागकोश का स्फुटन जो होगा शुष्क मौसम में होगा, और जब शुष्क मौसम में होगा तो एंडोथीसियम की कोशिकाओं से क्या होती है, जल की हानि होती है। और जल की हानि इसलिए होती है क्योंकि इसकी जो परतें होती हैं आर्द्रताग्राही होती हैं। जब बरसात का मौसम होता है, मॉइस्चर होता है, तो ये नमी को अवशोषित कर लेती हैं, और जैसे ही शुष्क मौसम होता है ये वाटर को क्या करती हैं, रिलीज कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है, एंडोथीसियम की परतों में क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। और जल की हानि के कारण इनकी परतों में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, और जिसके कारण क्या होंगी, ये परतें टूट जाएंगी। तो हम देखेंगे कि अगर जो परागकोश का स्फुटन होता है हमेशा शुष्क मौसम में ही होता है, और ये परतें जो होती हैं आर्द्रता ग्राही होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जल की हानि होने के कारण एंडोथीसियम की कोशिकाओं की भित्तियां सिकुड़ती हैं। अभी मैंने कहा था कि इनकी जो परतें होती हैं आर्द्रता ग्राही होती हैं, नमी के समय में ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे ही शुष्क मौसम आता है तो इनकी भित्तियां क्या होती है, पानी को, एंडोथीसियम की परतें पानी को क्या करती हैं, लॉस करने लगती है, जल की हानि होने लगती है। यहाँ पर देखेंगे जल की हानि होने के कारण एंडोथीसियम की कोशिकाओं की भित्तियां सिकुड़ती हैं, परंतु आंतरिक अरीय भित्तियां स्थूलित होने से नहीं सिकुड़ती हैं। जो बाहर की परतें होती हैं वो तो क्या होती हैं, जैसे जल का हानि करेंगी उससे सिकुड़ने लगेंगी, लेकिन जो आंतरिक परतें होती हैं जिन पर क्या होता है, जो स्थूलित होती हैं अल्फा सेलुलोज और कैलोज बैंड के द्वारा, वो भित्तियां क्या होती हैं, नहीं सिकुड़ती हैं। लेकिन इसकी बाह्य भित्तियां पतली होने से सिकुड़ करके अवतल हो जाती हैं। जब वो पानी को रिलीज करती हैं तो उनकी भित्तियां क्या होती है, सिकुड़ करके अवतल हो जाती हैं। बाह्य भित्तियों के अवतल होने से संपूर्ण सतह पर खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। जब बाहर की भित्तियां क्या होने लगती हैं, अवतल होने लगती हैं, तो उसके संपूर्ण सतह पर क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। एंडोथीसियम की संपूर्ण सतह पर क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि जो आंतरिक भित्तियां होती हैं, उनकी जो आंतरिक भित्तियां होती हैं उन पर अल्फा सेलुलोज का बैंड तो पाया जाता है, कैलोज की परतें पाई जाती हैं, अल्फा सेलुलोज का क्या होता है, बैंड पाया जाता है। लेकिन जिन स्थानों पर वो नहीं पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस्टोमियम बोलते हैं। तो उन भित्तियों में क्या होता है, कुछ कुछ स्थानों पर ये भित्तियां स्थूलित नहीं होती हैं, उन्हीं स्थानों को हम क्या नाम देते हैं, स्टोमियम नाम देते हैं। तो जब क्या होगा, जैसे ही एंडोथीसियम की परतें जल की हानि करेंगी तो इन पर जब खिंचाव पड़ेगा तो जो आंतरिक भित्ति पर जिस स्थान पर क्या होता है, भित्तियां स्थूलित नहीं होती हैं, जिस जिस पर क्या होती है, भित्तियां स्थूलित नहीं होती हैं, उसी स्थान को हम स्टोमियम कहते हैं। और बाद में क्या होता है, जब खिंचाव बल पड़ता है, जब खिंचाव बल के कारण स्टोमियम की पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, फट जाती हैं, जिससे पराग कोश अस्फुटित हो जाता है तथा दोनों परागधानियों में उपस्थित परागकण वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो एंडोथीसियम की भित्तियां होती हैं, बाहरी भित्ति तो पतली होती है, आंतरिक भित्ति मोटी होती है, क्योंकि उस पर स्थूलन पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ही बिंदु होते हैं जिन पर अल्फा सेलुलोज का और कैलोज बैंड उपस्थित नहीं होता, जिसके कारण वो स्थान स्थूलित नहीं होता है। और जब ये परतें क्या करती हैं, जल की हानि होती है इन परतों में, तो उस इन परतों पर क्या होता है, बाहरी परतों पर क्या होता है, दबाव होता है, जिसके कारण उसकी जो बाह्य भित्तियां होती हैं उन पर वो अवतल होने लगती हैं और खिंचाव पड़ता है, जिसके कारण ये स्टोमियम वाले स्थान से ये क्या होती हैं, टूट जाती हैं। और क्या होता है, इस तरीके से दोनों परागधानियाँ खुल जाती हैं और परागकण क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। आगे हम डायग्राम से यहाँ पर देखेंगे कि इस स्थान पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखने का काम करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये एपिडर्मिस है, उसके बाद क्या है, एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पर कोई भित्ति दिखाई नहीं देती है, और यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ये पॉइंट टूटा हुआ है, तो ये स्टोमियम वाले स्थान से टूट रहा है, और जिसके कारण यहाँ पर बने हुए परागकण क्या होते हैं, धीरे धीरे इन्वायरमेंट में मुक्त हो जाते हैं, ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं इस तरीके से। ये जिस भाग से टूट रहा है उस भाग का नाम क्या होता है, स्टोमियम नाम होता है, स्टोमियम नाम हो जाता है। तो इस तरीके से एक परिपक्व पराग कोश का क्या होता है, डायग्राम होता है। यहाँ पर आप स्पष्ट देखेंगे कि यहाँ पर पॉलन सैक है,
ये बाह्य आवरण है और ये क्या है, अंतःस्तर है। एंडोथीसियम और एपिडर्मिस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो मिडिल लेयर होती है और जो टेप्टम होती है वो पोषण देने के बाद क्या होती हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो कुल मिला करके परागकोश का स्फुटन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है और परागकण यहाँ से निकल करके परागण के लिए वर्तिकाग्र पर जाते हैं।